बदलाव नहीं कह सकते क्योंकि मैं आई थिंक मुझे 3 साल हो गए गाँव गए, मोस्टली उससे ज़्यादा ही हो गया। मैं लास्ट होम कमिंग को गई थी, तो मतलब मेरे जो रिलेटिव्स हैं या कोई है वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। बदलाव वो शायद मम्मी पापा को दिख रहा है क्योंकि उनकी बहुत इज्जत हो रही है, उनका आव भगत हो रहा है, बट मेरे से अभी कोई ऐसे मिला नहीं है। कितनी बार कोशिश की भागने की आपने और कैसे भाग पाई? 3 बार घर से निकलने की कोशिश की, तीसरी बार सक्सेस हुई। तो पहली 2 बार पकड़ी गई या क्या हुआ? पहली बार तो मैं हरिद्वार पहुंच गई थी। ओके। और दूसरी बार मैं बस्ती से शायद पापा ने पकड़ लिया था, पुलिस में कंप्लेन की थी, पुलिस वाले लेके गए थे। और तीसरी बार मैं बॉम्बे आ गई। मुझे लगता है कि बदलाव तो दुनिया का दस्तूर है। जब आप लोग आपकी इज्जत कम आपकी कुर्सी की इज्जत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से एक लड़की घर छोड़कर भाग जाती है, सपना लिए आंखों में, और पहुंचती है मुंबई। वहां उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि आज वो परिचय की मोहताज नहीं है, पूरा देश जानता है, दुनिया भर में लोग जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मान्या सिंह की। मान्या आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है, उनका स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू, फाइनली आप आ गई। आ गई। आप भी आ गई। इतना लंबा एक सफ़र मैंने ऐसे बखान किया जैसे आपकी उम्र बहुत लंबी हो, बट 22 साल की हैं महज आप, और इतने कम उम्र में यहाँ तक पहुँच पाना, क्या अभी लगता है आप सपना देख रही हैं? नहीं, वैसा तो नहीं लगता, बट मुझे ऐसा लगता है जितना भी क्या अभी कम ही है। क्योंकि जब आप कम उम्र में कुछ पा लेते हैं तो फिर वो स्पार्क अंदर से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर ऐसा लगता है अब क्या करना। तो अभी मैं खुद को महसूस नहीं करने देती कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। मुझे ऐसा लगता है अभी भी स्टार्ट करना है, तो जुनून तो अभी है, मेहनत तो अभी करनी है, तो हार नहीं मानते, मैं ये चीज़ पता है। और जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि उत्तर प्रदेश से आप भागकर मुंबई तक पहुँचे, पहले ये शब्द घर से भाग जाना एक टैबू की तरह लगता था। खास तौर से अगर आप देखें तो यूपी, बिहार ऐसे शहरों में तो अब भी ये एक टैबू ही माना जाता है। ऐसे में क्या जब आप सफल हो जाती हैं तो आपको लगता है कि आसपास के लोग अचानक से सब बदल गए, और इसमें कोई बदलाव आया है समय के साथ? पहले मेरे पे कोई भरोसा नहीं करता था, आज मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, तो वो डिफरेंस है। बदलाव नहीं कह सकते क्योंकि मैं आई थिंक मुझे 3 साल हो गए गाँव गए, मोस्टली उससे ज़्यादा ही हो गया। मैं लास्ट होम कमिंग को गई थी, तो मतलब मेरे जो रिलेटिव्स हैं या कोई है वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। बदलाव वो शायद मम्मी पापा को दिख रहा है क्योंकि उनकी बहुत इज्जत हो रही है, उनका आव भगत हो रहा है, बट मेरे से अभी कोई ऐसे मिला नहीं है। मैं सिर्फ अपने नाना जी से फ़िलहाल मिली हूँ गणेश चतुर्थी को, तो वो वैसे ही रहे हैं, प्यार से, हमेशा से प्यार करते हुए। तो मुझे लगता है कि बदलाव तो दुनिया का दस्तूर है। जब आप लोग आपकी इज्जत कम आपकी कुर्सी की इज्जत करते हैं। ये तो हम सब देख रहे हैं कि आपने एक मुकाम हासिल किया है, सब आपकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक फेज़ था घर से निकलकर मुंबई तक पहुंचना, और वो पहली कश्मकश, वो पहला संघर्ष कौन सा था मुंबई में, कैसा गुजरा वक्त, कुछ डिटेल्स शेयर कर सकती हैं? सबसे बड़ा ये था कि बिना आईडी कार्ड का जॉब ढूंढना और नौकरी ढूंढना। सबसे डिफ़िकल्ट टाइम वो था जब मेरे कॉलेज का टाइमिंग, मेरी जूनियर कॉलेज का टाइमिंग होता था। आई थिंक 7:30 मेरी फर्स्ट लेक्चर्स होते थे, और लास्ट लेक्चर मेरे जाते थे 12:30 और 2:30 तक। उसके बाद मैं तुरंत 2-3 घंटे का ऐसा गैप होता था, फिर मैं रात को जाती थी शिफ्ट करने 9 घंटे। और मुझे अभी भी याद है, पापा मेरे 2 टाइम में रिक्शा चलाते थे, सुबह चलाते थे, शाम को चलाते थे, वो भी दोपहर में रेस्ट करने आते थे। तो मैं सोई रहती थी, वो मेरे पैर के पास बैठे रहते थे, और मैं बोलती थी पापा मुझे इतने बजे जाना है जॉब पे, मेरी बस इतने बजे आएगी, आप मुझे उठा देंगे? तो वो लिटरली वहाँ बैठ के वेट करते रहते थे, और जब टाइम होता था मुझे उठा के लेके जाते थे। बोलते चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ बस तक, फिर चले जाना। तो वो स्टिल याद है, वही सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि मेहनत मेरे माँ बाप मेरी पढ़ाई के लिए कर रहे थे और मैं मेहनत अपने सपनों के लिए कर रही थी। तो मुझे ऐसा नहीं करना था कि मैं सेल्फिश हो जाऊँ, तो मुझे अपनी पढ़ाई भी उतनी ही शिद्दत से करनी पड़ती थी। मैं अपने ब्रेक टाइम में, जब मैं जॉब करती थी, उस टाइम मैं अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती थी, पढ़ती रहती थी,
कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो मैंने अब जस्टिफिकेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता, क्योंकि आप 9 घंटे अगर हेडफोन्स पे लोगों से बात करो, वो भी अमेरिकन एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बात करो, तो आप थक जाते हो, मेंटली थक जाते हो। बट आपको थकना नहीं था, आपको पढ़ाई करनी थी क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था, बट क्रॉस हो गया। आई थिंक समय है, बीत जाता है। कितनी बार कोशिश की भागने की आपने और कैसे भाग पाई? 3 बार घर से निकलने की कोशिश की, तीसरी बार सक्सेस हुई। तो पहली 2 बार पकड़ी गई या क्या हुआ? पहली बार तो मैं हरिद्वार पहुंच गई थी। ओके। और दूसरी बार मैं बस्ती से शायद पापा ने पकड़ लिया था, पुलिस में कंप्लेंट की थी, पुलिस वाले लेके गए थे। और तीसरी बार मैं बॉम्बे आ गई। तो फन राइड। आज इस बात पर हंसी आती है, लेकिन उस वक्त बहुत एक मुश्किल फेज रहा होगा आपके लिए। आज भी हंसी नहीं आती है मुझे। मुझे सिर्फ स्माइल होता है कि मैं एटलीस्ट मैंने कदम तो उठाया। अगर नहीं उठाते तो शायद मैं वहीं रह जाती थी, और वो चीज़ मुझे शायद अंदर ही अंदर खा जाता। तो अभी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का कुछ इरादा है आपका? हाँ, मैं अपने MBA के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। 2 मुझे सीट्स मिल रही थी मेरे पुराने कॉलेज से, बट मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं खुद कैट क्लियर करूँ, खुद कॉलेज चूज़ करूँ कि मुझे कहाँ जाना है। मे बी मुझे कॉलेजेस मेरे अचीवमेंट्स पे बुला के मुझे सीट्स दे दे, बट क्या वो जस्टिफिकेशन होगा बाकी बच्चों के साथ? क्योंकि मेरा प्रोफेशन अलग है, लेकिन मैं जो करने जा रही हूँ वो अलग है ना। तो मैं दूसरों की सीट्स क्यों हाथ मारूँ जिस पे मेरा कोई हक ही नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद कैट की प्रिपरेशन करूँगी, खुद एग्ज़ाम में बैठूँगी और खुद कॉलेज चूज़ करूँगी जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छी डिग्री मिल सकती है। और मुझे सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, मुझे रेगुलरली क्लास भी जाना है। आज ऑटो रिक्शा चलाने की बात हर कोई करता है कि एक ऐसे परिवार से आप निकली, यहाँ तक पहुँची, आपके पिता ऑटो चालक थे। क्या अभी आपके पिता उस सच्चाई से जुड़े रहना चाहते हैं कि नहीं, वो ऑटो चालक थे और अभी भी चलाएंगे, और अभी भी क्या उससे वो अभी भी चलाते हैं? हाँ, और मेरी मम्मी अभी भी पार्लर में काम करती है। वो उनका कर्म है, वो उनका कर्तव्य है जो वो पूरे दिल से करते हैं। मेरा कर्म मैं करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे पे, हम पूरे परिवार में एक चीज़ ऐसी कि हम कहते हैं ना कि पता नहीं, एक चीज़ मैंने देखी है इन कुछ सालों में कि हम सब एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि हम एक दूसरे को कभी तकलीफ़ नहीं देते, किसी का बोझ नहीं बनते। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो अपना काम करके, ऐसा नहीं, मम्मी मेरी बोलती है कि मैं इसलिए काम करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि मेरी बेटी अगर मुझे पैसे दे तो मुझे लगे कि मेरे पैसे नहीं है। अगर मेरे पैसे होंगे तो मैं खर्च करूँगी, तेरे पैसे होंगे तो मैं सेव करूँगी। तो ऐसा होता है। अपने लिए पहली चीज़ आपने क्या खरीदी जब आप विजेता बनकर आई? क्या खरीदी मेरे को याद नहीं। मैंने खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा। आज तक नहीं खरीदा मैंने खुद के लिए कुछ। मैंने घर खरीदा था अपने पेरेंट्स के लिए, बट आज तक अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। मैंने अभी नोटिस किया कि अभी आप समोसे खाने से मना कर रही थी। तो फिटनेस को लेकर क्या रूटीन है, क्या रिजीम है? खाने जा रही हूँ, चीज़ केक खाने जा रही हूँ। नहीं, बट समोसा, तला ये आप नहीं खाती हैं, लेकिन फिर भी एक रूटीन फूड को लेकर, हेल्थ को लेकर, योगा को लेकर। मैं कॉन्शियस अब हुई हूँ क्योंकि जब मैं रियलिटी शो करके आई थी तो मेरा वेट 64 हो गया था, बिकॉज़ मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, और उस वजह से मैंने वर्कआउट करना बंद कर दिया था। कुछ बाहर जाके कुछ भी खाती थी मैं, तो वो मैंने खुद पे ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने सोचा यार ये लोगों की रोल मॉडल नहीं हो सकते, ऐसे नहीं रहना। तो फिर मैंने खुद को, मतलब मैंने 1 महीने में 10 किलो वेट कम किया। रियली? हाँ, फिर तो टिप्स लेने पड़ेंगे। नहीं, मैंने वर्कआउट किया, मैंने वाइट राइस खाना बंद कर दिया, रोटी खाना बंद कर दिया, और मुझे ग्लूटेन मतलब रोटी से मिल तो वो मुझे नहीं सूट कर रहा है अभी, और मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हूँ, मतलब डेयरी प्रोडक्ट मुझे नहीं सूट करता है। बट देन समटाइम्स, मतलब मैं स्वीट टूथ हूँ, मुझे शुगर लेवल मेरा हमेशा नीचे जाता रहता है, वो जब मैं ज़्यादा आगे बाहर रहती हूँ तो मैं खा लेती हूँ, फिर 1-2 एक्ने आते हैं क्योंकि वो होता है। बट इन जनरल मेरे, अगर मैं वाइट राइस कम खा रही हूँ तो मैं ब्राउन राइस खाती हूँ। ये डाइट में बहुत It's all about balancing. It's all about बैलेंसिंग। जब मैं अपनी गायनेक के पास गई थी वो खुद डर गई थी
कि इतना वेट लॉस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपकी बॉडी पे असर करता है। तो शी टोल्ड मी टू कीप ऑन ईटिंग शॉर्ट इंटरवल्स में 4 बार खाओ, 5 बार खाओ। तो मेरे रूटीन्स बहुत सिंपल होते हैं। सुबह फ्रूट्स होते हैं, मम्मी बना के देती हैं। दोपहर में मेरे ज्वारी की रोटी, सब्जी, सैलड, एंड देन इवनिंग स्नैक्स मेरा होता नहीं क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ। तो अगर मुझे डोसा वगैरह मिल गया तो मैं वो खा लेती हूँ। और रात को मेरा 8 बजे से पहले, मेरे जिम जाने से पहले मैं खाना खा लेती हूँ। सो यू वर्क आउट ड्यूरिंग इवनिंग टाइम? हाँ, वो मेरा पूरे दिन का मैं मेक श्योर करती हूँ कि अगर मैं किधर गई हूँ काम पे तो मेरा स्केड्यूल होता है कि मैं 10 से 11 मेरा जिम रहेगा। और अगर इफ़ इन केस मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर जैसे आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो मैं सुबह करके आ जाती हूँ। तो फिटनेस को लेकर कुछ ऐसा है कि योगा पसंद है या कार्डियो पसंद है? मुझे कथक करना बहुत पसंद है। आपने सीखा है? हाँ, मैं करती हूँ। वेरी तो नाइस। मैं रोज नहीं, मैं हफ्ते में 2 बार जाती हूँ। सो यू आर लर्निंग करेंटली या फ्रॉम राजेंद्र चतुर्वेदी। मुंबई में? या प्लीज रिकॉर्ड दिस एंड सेंड इट टू मी। ओके, हाँ, सो आप इसको थोड़ा खास तौर से रिकॉर्ड करते हैं। सो जब कोई भी लड़की इस मुकाम तक हासिल कर लेती है कि वो एक ब्यूटी पेजेंट जीत कर आती है तो फिल्म के ऑफर्स, एड के ऑफर्स ये आने लगते हैं। फिल्म को लेकर तो हमें पता है कि धर्मा प्रोडक्शन से आपकी बात चल रही है, कैमियो है आपका। आगे और भी कुछ हो तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि एक्सपेक्टेशन है हम दर्शकों का कि डांस भी आता। तो डांस को लेकर आप कोई ट्रेनिंग चल रही है आपकी? हाँ, मेरी कथक क्लासिकल वही है और मुझे मतलब मैं डांसर हूँ, मुझे आता है डांस करने। अच्छा। बस मैं सोशल मीडिया पे उतना ये सब नहीं डालती। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बचा के रखनी पड़ती है, ना ही खर्च करें तो ज़्यादा अच्छा है। और समय आने पे खर्च करना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि अगर आप सब दुनिया को दिखा देंगे तो फिर आपको थिएटर में देखने कैसे जाएंगे, क्या देखने जाएंगे? राइट। सो धर्मा के अलावा कहीं और आपकी बातचीत है अभी? साउथ में कुछ प्रोजेक्ट्स की बातें चल रही हैं। लेट्स सी, आई मीन इट आफ्टर ऑल जब तक फिल्म थिएटर में नहीं आती तब तक आप कुछ बोल नहीं सकते। राइट। इट्स ऑलवेज दैट। ओके, सो आप उत्तर प्रदेश के कस्बे से निकलकर मुंबई ब्यूटी पेजेंट, फिर आप धर्मा प्रोडक्शन, और फिर आगे का रास्ता कुछ राजनीति, इतना खूबसूरत बोलती हैं आप। हो सकता है। वो राजनीति बुरी किस्मत है। नहीं, लेकिन राजनीति के लिए इंटरेस्ट होना भी एक बहुत बड़ी बात है। मेरा इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। मेरा अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग है। मैं ऑब्जर्व, मुझे पता है कि आसपास क्या चल रहा है, कैसे, कौन सी पार्टी है, कौन जीता किस स्टेट में, तो ये सब मुझे पता रहता है। तो मैं पर्टिकुलरली बैठ के नहीं देखती, बट मेरे आंखें और कान खुले रहते हैं। तो हाँ, मतलब अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना हो तो अगर मुझे पॉलिटिक्स में जाना तो मैं जाऊंगी ना। जैसे कई बार मेरे मन में ये आता है कि कहीं कुछ आप देख लेते हो जो समाज के विपरीत हो रहा था, तो आपको लगता है कि अगर मैं जीत जाता तो मैं ये बदलाव ला देता। तो आप इस वजह से राजनीति में आना चाहती हैं या वजहें कई और भी हो सकती हैं? बहुत सारी वजह है। लाइक मुझे ऐसा कभी नहीं होता कि अगर मैं होती तो मैं ये करती। नहीं यार, शायद मैं जब अगर ऐसा कभी होता है कि डेस्टिनी मुझे वहाँ ले जाकर खड़े करते हो, मैं बोलती हूँ कि ठीक है, तो शायद मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं होगी कि मैं ऐसा कर दूँ। फिर तीसरा कोई बोलेगा कि मैं उसकी जगह होता तो मैं ये कर देती हूँ। तो अपनी कैपेसिटी में जितना होगा मुझे पता है कि मैं बेहतर करूँगी। और मुझसे यूथ ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आजकल मतलब आई एम ऑनेस्टली सेइंग कि हमारे इंडिया में इंडियन पॉलिटिक्स में यूथ की बहुत कमी है। अभी तो बहुत बूढ़े लोग आ गए, अब यूथ आना चाहिए, यूथ इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि अभी जो वोट देने वाले जितने भी हैं, आई कैन से 70% यूथ ही है। डू यू थिंक इट विल, मतलब आपका जो रास्ता होगा वो पॉलिटिक्स का आसान होगा, या बात चल रही है, या आप किसी खास पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं? अरे भगवान जाने, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। मैं तो उसमें अब जब जिस दिन होगा उस दिन पता मैं उसमें पूरी तरह से घुस चुकी हूँ। मतलब मैंने दोनों पार्टीज में जाके देखी, जो हमारी लीडिंग पार्टी है। दिल्ली का तो पता नहीं, दिल्ली में तो अभी तक कांग्रेस एंड बीजेपी, और मुझे दोनों का ही एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं वो जब देखेंगे, मतलब अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, बट जब अपॉर्चुनिटी जैसे आएगी, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स।
तो वो चीज़ मैंने डेस्टिनी पे छोड़ी है, क्योंकि उसमें मुझे अभी कुछ नहीं करना। चलो, so wishing you all the best for your future endeavors. Thank you so much, Manya. Thank you for having me. Thank you. Thank you so much.